वैक्सिया कैलेंडर वर्ष 2030 में शेंगजिंग में ये देखा गया कि 5 बिलियन वैक्सिया सिक्कों की अत्यधिक कीमत पर शेंगजिंग नामक उत्पाद की बिक्री हुई थी। शेंगजिंग में किसी भी नीलामी के लिए यह एक अभूतपूर्व राशि थी। विक्रेता ने उच्च कीमत पर विस्मय व्यक्त किया और जून जियो की प्रशंसा करते हुए उसे हीलिंग के देवता और दुनिया में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया। विक्रेता ने यह भी उल्लेख किया कि केवल एक विशिष्ट डैन पिल के पेटेंट की कीमत 5 बिलियन सिक्कों की थी और इसकी तुलना तुलनात्मक रूप से कम कीमतों पर की गई जिस पर वैक्सिया ड्रगस्टोर ने अपने दवा पेटेंट बेचे थे। यह अफवाह थी कि वैक्सिया ड्रगस्टोर के प्रिंसिपल ने जून जू के साथ एक शर्त लगाई थी और विजेता बॉस बनेगा, जिसने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी। वक्ता का मानना था कि जून जियो को चुनौती देना एक खतरनाक कदम था जिसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। इसके अलावा उन्होंने वैक्सिया ड्रगस्टोर के प्रिंसिपल के उल्लेख पर डर व्यक्त किया और कहा कि वे इसमें शामिल नहीं होना पसंद करेंगे। वक्ता ने दावा किया कि 5 अरब ओब सिक्के उनके डैन पिल के मूल्य को पर्याप्त रूप से कवर करेंगे। उन्होंने कुछ विशेष शेंगजिंग व्यंजनों को आजमाने पर विचार किया और विश्वास व्यक्त किया कि जब तक जून जियो जीवित रहेगा, तब तक उनकी दवा की दुकान कभी समृद्ध नहीं होगी। बम रखे जाने की बात के बाद बीप की आवाज सुनाई दी। जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद तेज आवाज हुई। वक्ता ने जून परिवार की सबसे बड़ी महिला पर टिप्पणी करते हुए उसे सुंदर बताया और उसके लिए दया की भावना व्यक्त की। वक्ता ने उल्लेख किया कि उसका शरीर अभी भी गर्म था और एक संदिग्ध कार्रवाई का सुझाव दिया, एक मुस्कुराहट के साथ सहमति के लिए कहा। अचानक एक थप्पड़ की आवाज आई। वक्ता ने उसके शरीर को निषिद्ध स्थान में निपटाने का प्रस्ताव दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। वे हंसे और श्रोता को डाकू कहा, विचार के प्रति अपनी स्वीकृति व्यक्त की और पूछा कि क्या वे पहले जा सकते हैं। वे हंसते रहे और अचानक चौकन्ना हो गए, आश्चर्य और असमंजस में पूछा, क्या? भूत को देखकर वक्ता डर के मारे चिल्लाया और मदद के लिए पुकारा। उन्होंने ये कहते हुए तत्काल सहायता का अनुरोध किया कि एक भूत उनका पीछा कर रहा है। किसी ने निराशा व्यक्त की, सवाल किया कि कौन उनके बारे में नकारात्मक बातें कर रहा है और आत्मविश्वास से कह रहा है कि वे सभी को पछाड़ देंगे। एक अन्य व्यक्ति ने सवाल किया कि क्या वक्ता वास्तव में एक भूत था और यह महसूस करने पर राहत व्यक्त की कि वे अभी भी जीवित हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उस मामले में डरने की कोई बात नहीं है। बटलर ले का उल्लेख किया गया था। उनकी शिकायत थी कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले जून जियो नाम के किसी व्यक्ति को पर्याप्त यातना नहीं दी थी। वक्ता ने उल्लेख किया कि जून जियो ताओवाद का अभ्यास नहीं कर सकता और उन्हें पुरस्कार के बदले वापस लेने का सुझाव दिया। एक जीवित महिला के साथ अंतरंग संबंधों में संलग्न होने के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए वे हंसे और बातचीत को एक अधिक दबाव वाले मामले पर पुनर्निर्देशित किया। वे फिर से हंसे, अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कि उन्हें नीचे देखा जा रहा है और उन्होंने यह व्यक्त किया कि उन्होंने पहले कभी किसी कुलीन महिला के साथ सगाई नहीं की थी। पैराग्राफ अचानक धमाके की आवाज के साथ समाप्त हुआ। धातु के खनकनाहट की आवाजें आ रही थीं और कोई किसी स्थिति के बारे में अविश्वास व्यक्त कर रहा था। उन्होंने सवाल किया कि कैसे कुछ संभव हो सकता है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसे वे बेकार मानते थे। सरसराहट की आवाज हुई और वक्ता ने उल्लेख किया कि किसी ने सुझाव दिया था कि जब उनका शरीर अभी भी गर्म था तब कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने एक रासायनिक बधिया प्रथा का उल्लेख किया जो वर्ष 2030 में कई देशों में की गई थी और अपनी राय व्यक्त की कि यह अमानवीय है। वक्ता ने किसी को उनके पास न आने की चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खेल में उनके जैसे व्यक्तियों के लिए एकमात्र दंड मृत्यु है। डर और 2 धमाकों की आवाजें थीं। किसी ने मिस जून जियो से उन्हें बख्शने की गुहार लगाई, जिस पर वक्ता ने स्पष्ट किया कि उन्हें जून जियो कहा जाता था, लेकिन वे उस नाम से जुड़े शरीर के मालिक नहीं थे। उन्होंने व्यक्तियों का मजाक उड़ाया और कहा कि आखिरी चीज जो उन्हें याद थी वह नीलामी में विस्फोट था। वक्ता ने समझाया कि दूसरी जून जियो तियानजोंग नामक देश में जून परिवार की एक कुख्यात महिला है। एक महान महिला के रूप में पैदा होने के बावजूद उसके पास ताओवाद शक्ति का अभाव था और प्राकृतिक चयन की दुनिया में उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। अंततः उसकी हत्या की ओर अग्रसर हुई। दूसरी ओर वक्ता अजय जून जियो ने वर्ष 2030 से हीलिंग के देवता होने का दावा किया और खुद को उस युग में एक तरह का माना। हालांकि वर्तमान दुनिया में पुनर्जन्म होने के बाद से उन्होंने घोषणा की कि वे जून जियो अब एक विनम्र व्यक्ति नहीं रहेंगे। उन्होंने जो कुछ उनसे लिया था उसे पुनः प्राप्त करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया और किसी को भी नहीं बख्शने की कसम खाई जिसने पहले उन्हें धमकाया था। उन्होंने फैंगलुओ शहर लौटने की अपनी योजना का उल्लेख किया। धातु के खनकनाहट और भनभनाहट की आवाजें थीं, संभवतः एक मुहर के सक्रियण या उपयोग का संकेत दे रही थीं।
जोर की आवाज हुई जिसके बाद कंपन हुआ। वक्ता ने आश्चर्य व्यक्त किया और सोचा कि क्या ये भूकंप था। क्लिक करने की आवाजें आ रही थीं। वे डर के मारे चिल्ला उठे और रोने का सिलसिला जारी रखा। फिर एक कर्कश ध्वनि हुई और वक्ता ने प्रश्न किया कि यह क्या है। उन्होंने अनुभव को अपने जीवन की सबसे लंबी रात बताया। वक्ता ने उस क्षण पर विचार किया जब उन्होंने अपनी नियति का सामना किया। उन्होंने भ्रम और निराशा व्यक्त की। आश्चर्य हुआ कि एक आदमी भूमिगत क्यों था। वे तब आश्चर्य में पड़ गए जब उन्होंने एक सील तोड़ी, जिसके परिणामस्वरूप एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक महिला आसमान से गिर गई। कदमों की आहट और कुछ खुलने की आवाजें आ रही थीं। इसके बाद चटकने और चटकने की आवाजें आ रही थीं। एक अन्य मुहर का उल्लेख किया गया था, जिससे झंझनाहट की ध्वनि उत्पन्न हुई। अंत में जोर से धमाके और सुरीली आवाजें आईं। कुछ छलकने की आवाज हुई। वक्ता ने घोषणा की कि जब वे स्वयं को मुहर से मुक्त कर लेंगे तो सभी की मृत्यु हो जाएगी। वे उत्साह और मनोरंजन के साथ हंसे। एक अन्य व्यक्ति, संभवतः एक महिला, हंसी। किसी ने हो आवाज। तभी थप्पड़ और लात घूसों की आवाजें आने लगीं। एक अन्य व्यक्ति ने किसी को आकर्षक कहकर संबोधित किया और उनका ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध किया। इसके बाद हताशा या दर्द की आवाज आई। किसी ने शोक व्यक्त किया कि सहस्राब्दी के लिए योजना बनाई गई साजिश इस तरह विफल रही। उन्होंने लानत, विस्मयादिबोधक वाक्यांश बिल्कुल इसी तरह से ऊपर की ओर कूदे उल्लेख किया गया था।